प्रेमपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जर्मनी के एकीकरण के संदर्भ में चर्चा करेंगे। जैसा कि पूर्ववर्ती वीडियो में जर्मनी के एकीकरण के कारणों के ऊपर प्रकाश डाला गया था, अब जर्मनी के एकीकरण की जो प्रक्रिया है उसके संदर्भ में चर्चा करते हैं। जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था उसमें डेनमार्क के साथ युद्ध, ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध, फ्रांस के साथ जो युद्ध हुए थे, उन युद्धों के माध्यम से जर्मनी ने जो कूटनीतिक संधियां की थी, उन संधियों के माध्यम से जर्मनी है वो अपने एकीकरण की प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ती है। डेनमार्क के साथ में 1864 ईस्वी में जो युद्ध होता है, उस युद्ध की पृष्ठभूमि हम ये देखते हैं कि जर्मनी संघ की दो रियासतें ब्लेस्विग और होल्स्टाइन पर डेनमार्क का अधिकार था। होल्स्टाइन की अधिकांश जनसंख्या जर्मन थी, साथ ही वह जर्मन संघ का सदस्य भी था। दूसरी ओर ब्लेस्विग में जर्मन बहुमत में तो थे, मगर डेन लोग भी वहाँ रहा करते थे। डेन लोग जर्मनी के एकीकरण के विरोधी थे। 1852 की जो लंदन की संधि की गई थी, उस लंदन की संधि के माध्यम से डेनमार्क इनका विलय नहीं कर सकता था, लेकिन इसके उलट 1863 ईस्वी में डेनमार्क के शासक फ्रेडरिक ने इन दोनों रियासतों को लंदन संधि के विरुद्ध अधिकार कर लिया। इस प्रश्न को लेकर के बिस्मार्क, जो राजनीतिक योग्यता और कूटनीतिक कुशलता दिखाने में माहिर था, इस अवसर का लाभ उठाकर उसने ऑस्ट्रिया को जर्मनी से बाहर करके उसके नेतृत्व में जर्मन संघ को समाप्त करना चाहता था। बिस्मार्क के प्रयास से इन दोनों रियासतों को लेकर जनवरी 1864 ईस्वी में प्रसाव ऑस्ट्रिया में समझौता हुआ, जिसमें दोनों रियासतों पर डेनमार्क के अधिकार को अस्वीकार कर उसे अंतिम चेतावनी देने का निश्चय किया गया। यह मैत्री बिस्मार्क की विजय थी। इसमें उसने ऑस्ट्रिया को साथ में तो ले लिया, लेकिन दोनों रियासतों का भविष्य पारस्परिक समझौते द्वारा तय करने का निश्चय किया गया। फरवरी 1864 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और प्रसा की संयुक्त सेना ने डेनमार्क को हरा दिया। इंग्लैंड डेनमार्क की सहायता के लिए आगे नहीं आया, जिसका डेनमार्क को भरोसा था। गेस्टाइन नामक स्थान पर 14 अगस्त 1865 ईस्वी को विलियम प्रथम और ऑस्ट्रिया के जो सम्राट था फ्रांसिस जोसेफ में एक समझौता हुआ, और समझौते के माध्यम से होल्स्टीन ऑस्ट्रिया को ब्लेस्विग प्रसा को मिला। लावेनबुर्ग की डची के एवज में ऑस्ट्रिया ने रुपए लेना स्वीकार कर लिया। कील नामक बंदरगाह पर, जो सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण था, किलेबंदी करने का अधिकार है वो प्रसा को मिल जाता है। इस प्रकार इस समझौते में जर्मन परिसंघ को अलग होने का रास्ता दिखा दिया गया। यह समझौता ऑस्ट्रिया की राजनीतिक भूल और बिस्मार्क की सबसे बड़ी कूटनीतिक विजय थी। होल्स्टाइन यद्यपि ऑस्ट्रिया को मिला, लेकिन उसकी अधिकांश जनसंख्या जर्मन थी। वह जर्मन राज्यों से अधिक नज़दीक था, वहाँ पर विद्रोह की भावना भड़कने के अधिक चांस थे। बिस्मार्क का कहना था कि वह गेस्टाइन मात्र कागज का द्वारा दरार ढकने जैसा दिखाई देता है। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ होल्स्टाइन के आगामी प्रश्न पर युद्ध की पृष्ठभूमि भी तैयार कर ली। बिस्मार्क जानता था और चाहता था कि गेस्टाइन समझौता ही ऑस्ट्रिया से युद्ध का आधार बने, इसलिए उसने कूटनीति का परिचय देते हुए होल्स्टाइन रियासत ऑस्ट्रिया को दी थी। बिस्मार्क ने एक और युद्ध की तैयारी आरंभ कर दी, दूसरी ओर उसने कूटनीति के माध्यम से ऑस्ट्रिया को यूरोपियन राष्ट्रों से सहायता नहीं मिले, इस योजना को अमल में लाने का भी प्रयास प्रारंभ कर दिया। इस कार्य में उसे अंतर्राष्ट्रीय अनुकूल वातावरण भी मिला। इंग्लैंड यूरोपीय राष्ट्रों में हस्तक्षेप नहीं करने की नीति पर चल रहा था, इसलिए ऑस्ट्रिया को उसने सहायता मिलने की आशा नहीं थी। दूसरी ओर पोलैंड के विद्रोह में रूस की मदद कर बिस्मार्क ने जर्मनी के पक्ष में रूस की सहानुभूति प्राप्त कर ली। 1865 ईस्वी में बियारिट्ज में हुई बिस्मार्क एवं नेपोलियन तृतीय की मुलाकात में फ्रांस के तटस्थ होने का वादा बिस्मार्क ने करा लिया। इसके बदले में राइन प्रदेश के कुछ भाग फ्रांस को दिए जाने का निश्चय किया गया। इधर इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया भी बाधक बन रहा था। दुश्मन का दुश्मन मित्र की नीति पर काम करते हुए
1866 ईस्वी में प्रसा और सार्डिनिया में एक समझौता हुआ। ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ने पर प्रसा सार्डिनिया को वेनेशिया दिलवा देगा, ऐसा वादा किया गया। एक और होल्स्टाइन की जर्मन जनता ऑस्ट्रिया के विरुद्ध आंदोलन कर रही थी, जिसे बिस्मार्क गुप्त रूप से समर्थन दे रहा था। दूसरी ओर ऑस्ट्रिया होल्स्टाइन में ड्यूक ऑफ आगस्टक वर्ग में के पक्ष में चल रहे आंदोलन को प्रोत्साहित कर रहा था। इस मुद्दे पर ऑस्ट्रिया व प्रसा में 3 जुलाई 1866 ईस्वी को सेडोवा या कोनिग्राज में निर्णायक युद्ध हुआ। ऑस्ट्रिया पराजित हुआ। प्रसा ने ऑस्ट्रिया जैसे देश को 7 सप्ताह में ही पराजित कर दिया। प्रसा सम्राट विलियम प्रथम तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना तक अधिकार करना चाहता था, मगर बिस्मार्क जानता था कि ऑस्ट्रिया युद्ध में पराजित जरूर हुआ है, लेकिन शक्तिहीन नहीं। आगे चलकर ऑस्ट्रिया अपनी हार का बदला जरूर लेता। इसलिए बिस्मार्क ने कहा था, युद्ध का निर्णय हो गया है और अब ऑस्ट्रिया हमारा मित्र है। दोनों के मध्य 23 अगस्त 1866 ईस्वी को प्राग की संधि हुई और इस संधि के माध्यम से जर्मन परिसंघ समाप्त कर दिया गया। हनोबर्ग, ब्लेस्विग, होल्स्टाइन इत्यादि रियासतें प्रसा में मिल गई। प्रसा के नेतृत्व में उत्तरी जर्मनी परिसंघ बनाया गया। इसमें ऑस्ट्रिया को शामिल नहीं किया गया। इस युद्ध का सर्वाधिक प्रभाव फ्रांस पर पड़ा। वह कूटनीतिक मंच पर ऑस्ट्रिया की नहीं, फ्रांस की हार थी। यूरोपीय रंगमंच पर नेपोलियन तृतीय के प्रभाव में भी कमी आई। इस युद्ध ने ऑस्ट्रिया के प्रति सम्मान में कमी कर दी। बिस्मार्क की तलवार की नीति यूरोपीय राष्ट्रों के समक्ष भय के रूप में सामने आई। परिणाम स्वरूप उदारवाद को धक्का लगता है। सेडोवा के युद्ध में फ्रांस तटस्थ रहने पर भी राइन नदी तक का क्षेत्र जर्मनी ने से प्राप्त करने में असफल रहा। इससे फ्रांस की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। पहली यूरोपीय राजधानी का केंद्र फ्रांस था, अब वह जर्मनी होता जा रहा था। उधर नेपोलियन तृतीय की देश में साख गिरती जा रही थी। नेपोलियन तृतीय ने हॉलैंड से लग्जमबर्ग खरीदने का प्रस्ताव रखा। जर्मनी के राष्ट्रवादियों, समाचार पत्रों, राजनीतिज्ञों ने इसका घोर विरोध किया। इस विरोध के चलते हॉलैंड ने लग्जमबर्ग फ्रांस को देने से इनकार कर दिया। दूसरा तनावपूर्ण प्रश्न स्पेन की राजगद्दी को लेकर हुआ। स्पेन की गद्दी पर प्रसा के शासक के संबंधी राजकुमार लियोपोल्ड को बैठाने का आमंत्रण मिला। इससे प्रसा की प्रतिष्ठा व अधिकार में वृद्धि होना स्वाभाविक था। दूसरी ओर फ्रांस में इस निर्णय का तीव्र विरोध हुआ। लियोपोल्ड को स्पेन की गद्दी मिलने से प्रसा की शक्ति बढ़ना तथा फ्रांस की सुरक्षा को भयंकर खतरा दिखाई दे रहा था। फ्रांस के राजदूत ने एम्स नामक स्थान पर सम्राट विलियम से मिलकर लियोपोल्ड को स्पेन के सिंहासन पर नहीं बैठने के लिए मना लिया। फ्रांसीसी राजदूत ने सम्राट विलियम से भविष्य में ऐसा नहीं करने के लिए वचन मांगा। इस बातचीत का लिखित विवरण तार द्वारा बिस्मार्क को मिल गया। बिस्मार्क ने कूटनीति का परिचय देते हुए उस पत्र को प्रकाशित करवा दिया। उसका वही प्रभाव हुआ जो वह चाहता था। फ्रांस व प्रसा दोनों ने इस पत्र को अपने अपने अनुसार स्वयं का अपमान माना। 15 जुलाई 1870 ईस्वी को फ्रांस व प्रसा के मध्य युद्ध आरंभ हो गया। निर्णायक युद्ध सेडान में 1 सितंबर 1870 ईस्वी को हुआ। इसमें प्रसा के सेनापति वान मोल्टेक ने फ्रांसीसी सेना को पूरी तरह पराजित कर दिया। नेपोलियन तृतीय ने स्वयं 83,000 सेना सहित आत्मसमर्पण कर दिया। 18 जनवरी 1871 ईस्वी में वर्साई के महल में जर्मनी के सम्राट विलियम का राजाभिषेक किया गया। 26 फरवरी 1871 ईस्वी को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। इस संधि ने जर्मनी का एकीकरण पूर्ण कर प्रसा के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण किया। युद्ध पश्चात संधि में फ्रांस को अल्सास लारेन जैसे औद्योगिक प्रदेश जर्मनी को सौंपने पड़े। फ्रांस के अल्सास लारेन जैसे समृद्ध प्रदेश जर्मनी को मिलने से वहां भविष्य में तेजी से औद्योगिक प्रगति हुई, जिसके कारण इंग्लैंड व जर्मनी में उपनिवेश को लेकर होड़ शुरू हो गई। संधि में हुए फ्रांस के अपमान ने प्रथम विश्व युद्ध की नींव रख दी। हेजन के अनुसार 1871 ईस्वी के पश्चात फ्रैंकफर्ट की संधि यूरोप का रिसने वाला फोड़ा बन गया। बिस्मार्क ने जिन गुप्त संधियों की शुरुआत जर्मनी के एकीकरण के लिए की थी, वह अब यूरोप की राजनीति को बदलने जा रही थी। बिस्मार्क के रक्त और लौह की नीति ने उदारवाद पर घातक प्रहार किया। बिस्मार्क ने कुशल कूटनीतिज्ञ व कूटनीति के पंडित के रूप में विश्व में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली। फ्रांस पर 20 करोड़ पाउंड युद्ध का हर्जाना थोपा गया। यह भी तय किया गया कि जब तक हर्जाने की राशि नहीं चुका दी जाती है, तब तक जर्मन सैनिक उत्तरी फ्रांस में बने रहेंगे। यह फ्रांस का घोर अपमान था। इस युद्ध के कारण रोम पर इटली का अधिकार हो गया। जर्मनी के साथ साथ इटली के एकीकरण का कार्य भी
पूर्ण हो गया। इस प्रकार जर्मन जो राष्ट्र है उसके एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होती है। और जर्मनी के एकीकरण की जो प्रक्रिया पूर्ण हुई, जर्मनी ने एकीकरण के बाद में तीव्र औद्योगिकरण के माध्यम से एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में अपने को स्थापित कर लिया। और वही जर्मनी है, उसकी महत्वाकांक्षा है वो फिर बढ़ने लग जाती हैं। और जर्मनी के शासकों ने अब यूरोप के ऊपर अपना राजनीतिक प्रभाव स्थापित करने की दिशा में प्रयास किए। और उन्हीं प्रयासों के तहत हम देखते हैं कि विश्व को 2 महायुद्धों के दौर से गुजरना पड़ा। और उन दोनों महायुद्धों के दौरान हम यह भी देखते हैं कि जान माल की अपार हानि है वो उठानी पड़ती है। लाखों करोड़ों की संख्या में मनुष्य जाति को नुकसान उठाना पड़ा। और यह मानवता की जो क्षति है, यह एक तरह से मानवता के लिए, राष्ट्रों के लिए घोर कलंक था। यदि इसे सबक लिया जाए तो हम तृतीय विश्व युद्ध से बच सकते हैं।